हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना बॉटनी का नेक्स्ट चैप्टर इकोलॉजी से, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। यस, सो बिफोर स्टार्ट द टॉपिक वी मस्ट अंडरस्टैंड द टर्म। व्हाट इज द टर्म? दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी एक्चुअली क्या होती है, पहले हमें ये टर्म समझ लेना चाहिए, राइट। सो इकोलॉजी जो टर्म है ये दो टर्म से मिलकर बना है। फर्स्ट इज योर इको एंड अदर वन इज योर लॉजी। ओके, इको जो टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, उसका जिसका नाम है होम। ओके, होम एंड लॉजी स्टडी ऑफ, यानी अपने घर की या अपने घर में होने वाले आसपास के एनवायरनमेंट की जो स्टडी है। अगर मैं अपने इंडिविजुअल को बात करूं, हम एक इंडिविजुअल यूनिट को लेकर यहाँ चलते हैं। तो अगर जहाँ मैं रहती हूँ, ओके, या जहाँ आप रहते हैं, आपके घर की जो स्टडी है उसको हम बोलेंगे इकोलॉजी। ओके, तो ये तो रही टर्म की बात। तो ये जो इकोलॉजी टर्म है, तो उसमें किस किस से हम इंटरेक्ट करेंगे। हम अपने घर में रहते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करेंगे, राइट। हमारे जो कजिन्स हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर, उन लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई पेट है तो हम उससे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं हमारे आस पड़ोस में, हम उनसे इंटरेक्ट करेंगे। तो इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म और हमारे घर में प्रेजेंट और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि वहाँ हम किस जगह रह रहे हैं। अगर हम किसी सर्दी वाली जगह रह रहे हैं तो वहाँ के एनवायरनमेंट में, ठीक है, क्लाइमेट कैसा होगा। अगर हम कहीं कहीं ज़्यादा बारिश होती है तो अगर हम वहाँ हैं तो उसके क्लाइमेट के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे अगर हम रोड पर निकलेंगे, है ना। अगर कहीं गर्मी ज़्यादा है तो उसके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। तो इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और एक इंडिविजुअल अपने लिविंग जो एनवायरनमेंट है वो, एंड जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है उसके साथ जो भी इंटरेक्शन करेगा, वो जो स्टडी है वो आती है इस पर्टिकुलर टॉपिक में और इस पर्टिकुलर यूनिट में, दैट इज योर इकोलॉजी। सो इट इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म, राइट, एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स physical and chemical environment. Okay, physical, chemical, and or you can say abiotic environment। एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं, लाइक अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हमने कहा इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि वो लिविंग है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर लिविंग सेल है, जिसके अंदर लाइफ है। तो जिसके अंदर लाइफ है उसको हम बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट, इकोलॉजी के टर्म में। यहाँ पर इकोलॉजी की बात हो रही है। तो इकोलॉजी में जो भी लिविंग चीज़ें हैं, लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, वेदर इट इज़ अ बैक्टीरिया, वेदर इट इज़ अ एनिमल, वेदर इट इज़ अ प्लांट, दे ऑल आर लिविंग। ये इतना तो हमको पता है। तो वो जो भी फैक्टर्स हैं उनके साथ अगर कोई इंडिविजुअल इंटरेक्ट कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहा है, तो उन सबको कलेक्टिवली हम बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं। एंड अगर दूसरे हैं जिसे हम बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स। तो एबायोटिक फैक्टर्स में हमारे कौन-कौन सी चीज़ें आ जाएँगी? जैसे कि हमारा आ जाएगा टेम्परेचर, राइट? लिविंग तो नहीं है ना टेम्परेचर। हमारा आ जाएगा पीएच, राइट? हमारा आ जाएगा वाटर, सॉइल, ठीक है? तो इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं, वो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज़्म के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, वो सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं, वो सारे के सारे आएँगे अंडर दिस कैटेगरी, दैट इज़ योर एबायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक एनवायरनमेंट कंपोनेंट। और जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इसमें क्या-क्या आएँगे? इसमें एज़ आई सेड एनी काइंड ऑफ योर लिविंग थिंग्स, लाइक अगर मैं यहाँ लिख दूँ प्लांट्स, एनिमल्स, okay, insects, any kind of parasite, ये सारे के सारे आते हैं अंडर योर बायोटिक फैक्टर्स। ओके, सो इकोलॉजी क्या है? अगेन मैं दोबारा से यहाँ पर रीड कर रही हूँ। इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडी द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल और एबायोटिक एनवायरनमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरेक्शन,
दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, जैसे हमारा घर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, दूसरे मेंबर्स के साथ, और वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, और इन क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं लाइक योर टेम्परेचर, वाटर, पीएच, टाइप ऑफ वेदर, सॉइल, उन सब के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, वो जो स्टडी है वो हमारी इकोलॉजी में आती है। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल। So, ecology mainly concerned with the 4 level of organization. इकोलॉजी में 4 लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन चीज़ों का होता है, और उन चारों लेवल को हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से हम इकोलॉजी की शुरुआत करेंगे, दैट इज ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी इंडिविजुअल जिसके अंदर लाइफ है। ओके, वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से हो रहा है? फर्स्ट लेवल ऑर्गेनिज्म से। एंड देन अगर सेम काइंड के ऑर्गेनिज्म कल बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, लाइक अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन टर्म में बात होती है ना, जो कि हर 10 साल में काउंट की जाती है कि कितने पॉपुलेशन बढ़ी या घटी। जैसे लाइन की बढ़ी या घटी, टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी है या घटी है, तो उसमें उस पर्टिकुलर टर्म में क्या आ रहा है? मीन्स लायन की ही कैटेगरी आ रही है, उसमें ना टाइगर आ रहा है ना कैट आ रही है। तो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की बात होगी, तो वो हो जाएगा सेकंड लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फर्दर कम्युनिटीज डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन जब इंटरेक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ, देन कम्युनिटीज एंड द बायोम, एक पर्टिकुलर पूरा एरिया जहां पर हम डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन प्लांट्स के साथ, फैक्टर्स के साथ, जो भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं मिल के रह रहे हैं, दैट इज योर बायोम, पूरा का पूरा कलेक्टिव एरिया जो है। तो यहाँ पर 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है इन केस ऑफ इकोलॉजी। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो सबसे पहले जो हमारी शुरुआत होती है वो हम जानते हैं, एक मैंने फ्लो चार्ट, बड़ा जनरल सा फ्लो चार्ट आपके लिए बनाया है ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन शुरू कहाँ से हो रही है। इतना तो हमें पता है कि जो एटम है, एटम किस किस से मिलकर बना है, हमें पता है एटम मिलकर बना है प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से एंड इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, हम चार्ज लगा देते हैं यहाँ पे। तो इन तीनों से मिलकर बनता है कोई भी एटम। अब ये है, इनसे भी छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसका कि जैसे कि अभी आपने अगर साइंस पढ़ा हो तो वहाँ पर गॉड पार्टिकल्स का भी टर्म आता है। इनसे भी छोटे पार्टिकल्स वो भी हैं, उनसे मिलकर ये बने हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर एटम बने हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की हम ज़्यादातर बात किस में करते हैं? हम इन सब की बातें करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, वहाँ पर हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की इलेक्ट्रिसिटी कैसे बहती है, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स वहाँ पर डिस्कस होते हैं। खैर, इन सब से मिलकर एटम बनता है। डिफरेंट काइंड के जो एटम हैं, वो मिलकर बनाते हैं आपके मॉलिक्यूल्स, राइट? तो एटम्स की अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो हम ऑक्सीजन अ काइंड ऑफ एटम, हाइड्रोजन को ले लेते हैं, नाइट्रोजन है, ठीक है? इस तरीके से बहुत सारे, कार्बन है, ठीक है? ये सारे के सारे एटम हैं। अब ये सारे के सारे एटम मिलके डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाएँगे। जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, राइट? ऑक्सीजन, दिस इज़ अगेन अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। आपका अमोनिया, दिस इज़ अगेन अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कौन बना रहा है? ये एटम्स डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग बना रहे हैं, और उसके बाद आपके मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अब अगर ये ही मॉलिक्यूल्स किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में और किसी सेल में अपनी फंक्शनैलिटी शो करते हैं, राइट? तो उस टाइम पर इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम टर्म देते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अगर ये डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स लाइक, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग-अलग लेवल पर, जैसे अभी ये तो मैंने बहुत सिंपल टाइप के आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना दिए। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपैरेटिवली मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं जिन्हें हम बायोलॉजिकल सिस्टम में, यानी कि सेल के अंदर वो काम करते हैं, उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। लाइक आपने पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल्स, जो हमारा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स,
ठीक है, ये किसकी प्राइमरी यूनिट है? ये प्रोटीन की प्राइमरी यूनिट है, बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कौन-सी होंगी? जैसे पॉलीसैकेराइड है, वो उसकी लार्ज यूनिट है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर हम मोनो यूनिट की या सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें, तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स हम उसको वहाँ पर टर्म देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। तो ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो लाइफ कहाँ से शुरू हुई? यहाँ। अगर कोई फंक्शनैलिटी यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स की विद इन अ लिविंग सेल आ रही है, तो प्राइमरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है इन बायोलॉजी। ठीक है? तो यहाँ पर तो हमने फिजिक्स पढ़ी, यहाँ पर हमने केमिस्ट्री पढ़ी, जब हम मॉलिक्यूल्स की एटम की मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, और यहाँ से हमने बायो स्टार्ट कर दी, जब लिविंग सिस्टम की बात शुरू हो गई। ठीक है? अब यही बायोमॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके, क्लब करके फर्दर ये ड्राइव करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल अगेन यूटिलाइज इनसाइड अ सेल, एंड सेल सेम काइंड ऑफ फंक्शन अगर कोई एक सेल परफॉर्म कर रही है, दैट टाइम वी कैन यूज द टर्म टिश्यू। राइट? अगर सेम काइंड की सेल, लाइक अगर हमारी लंग की जो सारी सेल्स हैं वो एक तरीके का फंक्शन कर रही हैं, तो हम उसे टिश्यू बोलेंगे। राइट? एंड टिश्यू देन ऑर्गन, एंड ऑर्गन देन ऑर्गन सिस्टम, और वो जो ऑर्गन सिस्टम है वो एक किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में होगा। तो इंडिविजुअल में जब वो पर्टिकुलर होगा, तो इस लेवल पर जो हमारा है फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से जिसे हम स्टडी करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपसे कहा गया कि 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फर्स्ट लेवल का है दैट इज ऑर्गेनिज्म लेवल, यानी और इंडिविजुअल लेवल पर शुरू होता है। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट लेवल है वो इंडिविजुअल लेवल पर और ऑर्गेनिज्म लेवल पर शुरू होता है, इस लेवल पर शुरू होता है। देन सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर बहुत सारे हैं तो उन्हें हम पॉपुलेशन टर्म देंगे, एंड डिफरेंट पॉपुलेशन व्हेन इंटरैक्ट टू ईच अदर। ठीक है? तो उस टाइम पर हम कम्युनिटीज टर्म देंगे। कम्युनिटीज, डिफरेंट कम्युनिटीज आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज किस तरीके से कर रही हैं, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, क्यों कोई हायर लेवल पर है, क्यों कोई लोअर लेवल पर है। ठीक है? वो सर्वाइवल के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा का सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? एंड देन कम्युनिटीज के बाद आपका आ जाता है इकोसिस्टम, एंड देन द बायोम। जो हमारा अर्थ है दैट इज बायोम। ठीक है? हम पूरे एनवायरनमेंट में सभी लोग मिलजुल कर कैसे रह रहे हैं, और डिफरेंट काइंड के एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स किस तरीके से उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके? यस। सो अब यहाँ से हमारा मेन जो चैप्टर है वो शुरू होता है, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। So, ecology at the organism level is essentially physiological ecology. ये दोनों टर्म मैंने हाईलाइट किए हैं। क्यों हाईलाइट किए हैं? ये बताने के लिए आपको हाईलाइट करे हैं कि जो इकोलॉजी का जो फर्स्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज ऑर्गेनिज्मिक लेवल। ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इट, है ना? ये पहले ही हमने डिस्कस कर लिया। अगर किसी एक इंडिविजुअल में हमें ऑर्गेनिज्म लेवल पर कोई स्टडी करनी है, तो हम क्या स्टडी कर सकते हैं किसी एक इंडिविजुअल में? लाइक आपको 10th में आपको एक फ्रॉग दिया होगा या रैबिट दिया होगा कि लो इसको स्टडी करो। या फिर अगर चलिए उसको भी छोड़ दें, अगर आप किसी एक इंडिविजुअल की बात करें, उसे स्टडी करो। अब आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन होगा, तो आपको एक इंडिविजुअल दिया जाएगा, एक डेड बॉडी दी जाएगी कि आप इसके डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स देखिए। तो हम उसमें क्या देखेंगे? उसके डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, स्केलेटन सिस्टम क्या है, कितने टाइप की बोन्स हैं, कहाँ-कहाँ हैं, हम उसकी फिजियोलॉजी पूरी देख लेंगे। ठीक है? और अगर बाय द वे किसी तरीके का अडप्टेशन उसके अंदर होता है बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न, तो वो कैसे दूसरों से अलग है, और ये अडप्टेशन इसके अंदर क्यों हुआ, उसके कॉजेज़ हम देखेंगे। ठीक है? तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी इसमें पढ़ी जाती है ऑर्गेनिज्म लेवल पर। ठीक है? व्हिच ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर अडप्टेड to their environment in term not only for survival but also for reproduction. This is very very important. ये दोनों जो पॉइंट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिज्म लेवल पर जो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी हमने स्टडी की, उसमें हमने क्या स्टडी करना है? हमें ये स्टडी किया जाएगा, हम ये स्टडी करेंगे कि अगर उसने किसी भी तरीके का अडप्टेशन किया है, तो वो क्यों किया होगा किसी भी इंडिविजुअल ने? क्योंकि अगर उसे वहाँ पर
किसी भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहना है तो सर्वाइव तो करना ही है। सर्वाइव करने के लिए उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली अपने अंदर कुछ-कुछ अडैप्टेशन लेकर आती है। ठीक है? तो सर्वाइवल के लिए वो अडैप्टेशन आए एंड आल्सो फॉर द रिप्रोडक्शन, क्योंकि नेचर में तो ऐसा ही होता है, अगर आप रिप्रोड्यूसिबल हैं, तो नेचर आपको अपने लिए नेचर के लिए फिट मानता है। ठीक है? अब जैसे कि अगर मैं आपको एक ह्यूमन बीइंग्स का एग्ज़ाम्पल चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारी अर्थ पर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उसके अंदर। आप देखेंगे अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो ज़्यादा ब्लैक होते हैं, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ के और जो रशियन हैं, हमारे कैनेडियंस हैं, वहाँ के लोग इतने ज़्यादा वो एकदम व्हाइट होते हैं। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ब्रिटिश कलर के लोग होते हैं, राइट? व्हाई? व्हाई कलर इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंट्री वाइज़ कंट्री कलर क्यों डिफरेंट हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि जहाँ पर अगर कोई लाइक दिस इज़ योर अर्थ एंड दिस इज़ योर सन, सन रेज़ डायरेक्ट इक्वेटर पर आ रही हैं अगर, तो यहाँ इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है। तो जहाँ इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है तो इक्वेटर के आस-पास के जो भी कंट्री होंगे यहाँ पे, जो भी होंगे, ठीक है? उन पर सन रेज़ ज़्यादा लगेंगी, ज़्यादा आएँगी तो वहाँ पर मेलानिन सिंथेसिस ज़्यादा होगा, मेलानिन सिंथेसिस ज़्यादा होगा। व्हाट इज़ दिस मेलानिन? इट इज़ अ स्किन कलर जिस जिस पिगमेंट के कारण हमारी बॉडी के अंदर स्किन का कलर डेवलप होता है, दैट इज़ मेलानिन। ओके, तो मेलानिन सिंथेसिस ज़्यादा होगा तो वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली काले होंगे, है ना? अब यूरोपियन कंट्रीज़ में देखिए ऊपर की तरफ इतना ज़्यादा सन रेज़ डायरेक्टली जाती ही नहीं है। तो वहाँ पर मेलानिन सिंथेसिस उतना है नहीं, तो ये क्या है? ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम अडैप्टेशन डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें उस पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव करना है जहाँ ज़्यादा सन रेज़ आ रहे हैं, तो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ह्यूमन्स भी होमो सेपियंस ने थ्रू इवोल्यूशन बहुत सारे ईयर्स के दौरान अपने अंदर ये अडैप्टेशन लेकर आए कि वहाँ पर मेलानिन की सिंथेसिस ही ज़्यादा हो गई बॉडी में। बिकॉज़ क्योंकि वहाँ पर सन रेज़ आ रहे थे और वो जो सन रेज़ हैं उनको मेलानिन क्या करता है एब्ज़ॉर्ब करने का काम करता है। और जो लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में ऊपर रहते हैं वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट है ही नहीं, वहाँ पर वैसे भी टेम्परेचर भी बहुत कम है, ठीक है? क्योंकि वहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर मेलानिन सिंथेसिस ज़्यादा होने की ज़रूरत ही नहीं है और ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पर जो है स्किन का कलर क्या है? व्हाइट कलर है। एंड अबाउट इंडियंस अगर हम इंडिया की यहाँ पर बात करें तो इंडिया में भी अगर आप देखें कि तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे जो साउथ के हमारे जो जितने भी लोग रहते हैं हमारे भाई बहन साउथ में रहते हैं उनका कलर कंपैरेटिवली नॉर्थ के लोगों से डार्क होता है क्योंकि वो जो एरिया है वो इक्वेटर के पास है, वहाँ सनलाइट डायरेक्ट आती है, तो वहाँ उनकी अडेप्टेशन हो गई विद इन इंडिया आप देखें, ठीक है? और जबकि जितना ऊपर नॉर्थ आप कश्मीर की तरफ जाएँगे, माउंटेन्स में जितने भी लोग रहते हैं, उनके पास मेलानिन सिंथेसिस उतना कम होता है। तो ये अडॉप्टेशन अगर नहीं करेगा कोई ह्यूमन बीइंग है या कोई भी एनिमल है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये हमारा जो एक सिद्धांत है, वो किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, कि अगर जो नेचर जिसको सेलेक्ट उसी को करेगा जो वहाँ के लिए बेस्ट है। उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए जिसने अडॉप्ट कर लिया वो सर्वाइव करेगा और जो अडॉप्ट नहीं कर पाया वो कुछ टाइम के बाद एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और सर्वाइव करने के लिए एक दूसरी प्रॉपर्टी ये भी ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़्म के लिए रिप्रोड्यूसिबल भी होना ज़रूरी है। तभी वो पूरी तरीके से फिट माना जाएगा अगर वो अपने ही जैसे दूसरे ऑफ़स्प्रिंग को जन्म दे पा रहा है। वो अपनी प्रोजेनी को आगे लगातार बढ़ा पा रहा है, तो उसको माना जाएगा कि आप पूरी तरीके से फिट हो इस पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट के लिए जो आपको दिया गया है। ओके, सो ये जो अडॉप्टेशन होती है वो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर होती है एंड इन टर्म्स नॉट ओनली ये जो किस लिए होगी, नॉट ओनली फॉर द सर्वाइवल बट ऑल्सो फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है? उसमें रिप्रोडक्शन के लिए भी अडॉप्टेशन होगी अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। You may have learned earlier in your class how the rotation of our planet around the sun and the tilt of its axis cause annual variation and intensity and duration of the temperature resulting distinct seasons। ये सीजन भी इसीलिए तो होते हैं क्योंकि जो हमारी अर्थ है, ये देखिए, ये तो मैंने अभी आपको टेम्परेचर के लिए समझाया, लेकिन जो हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्टेड हो गए, लाइक ये हमारा अर्थ है, थोड़ी सी टिल्टेड होके यहाँ पर ऐसे रोटेशन करती रहती है, ठीक है? अपनी तरफ, और ये सन है,
दिस इज योर सन, योर सन मीन्स हम सबका सन, ठीक है। अब ये जब ये टिल्टेड होके कर रही है तो जो जितना डायरेक्ट सनलाइट के सामने है एरिया वो उतना वार्म रहेगा। ये हमने अभी स्किन कलर के लिए भी डिस्कस किया और इसके हिसाब से ही सीजन भी डेवलप होते रहते हैं। जो सन के सामने है वो सारा कैसा हो जाएगा, वो उधर दिन है, और जो पीछे साइड में है वहाँ पर नाइट है, ठीक है। डे नाइट भी इसी तरीके से चलती है और डिफरेंट काइंड ऑफ सीजन्स भी इसी तरीके से चलते हैं। सन के चारों तरफ जो रोटेशन होता है अर्थ का उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके के सीजन्स आएंगे, कब आएंगे और कितने दिन के लिए रहेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म एक तो सीजन यहाँ पर डिस्कस हो गया। इसके अलावा जो ये किसी भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, किसी भी एनवायरनमेंट में किस तरीके के ऑर्गेनिज्म रहेंगे, किस तरीके के एनिमल्स रहेंगे, किस तरीके के प्लांट वहाँ प्रोड्यूस होंगे, इट डिपेंड्स अपॉन सेवरल एबायोटिक फैक्टर्स। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, और दूसरा ये है कि वहाँ का टेम्परेचर के साथ-साथ वहाँ पर प्रेसिपिटेशन यानी बारिश, बारिश भी हो सकती है या स्नोफॉल, दोनों को ही यहाँ कंसीडर किया जाएगा, वो कितनी होती है। ये 2 फैक्टर ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसी होंगी, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर एंड वेराइटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ये दोनों ही डिसाइड करेंगे। एंड प्रेसिपिटेशन में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि रेन और स्नो दोनों ही इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये बताया जाता है कि हमारे जो पूरी अर्थ है उस पर 4 तरीके के वायुम प्रेजेंट हैं। कौन-कौन से हैं? फर्स्ट इज योर डेजर्ट, देन रेन फॉरेस्ट, देन टुंड्रा, कोनिफेरस, ग्रासलैंड, ये सारे के सारे डिफरेंट जो बायोम हैं वो यहाँ पर अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस एक चार्ट को देखें जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, तो ये एक्स एक्सिस है हमारी, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हमारा डिफरेंट प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है इन सेंटीमीटर, यानी कि बारिश कितनी हो रही है इन सेंटीमीटर एनुअली। एनुअली कितनी बारिश हो रही है? 50 सेंटीमीटर हो रही है एनुअली। अगर हम उसे कलेक्ट करते जाएँ, पानी को कलेक्ट तो कर नहीं पाएँगे, वो तो आएगा, सॉइल एब्ज़ॉर्ब करेगी, फिर सूख जाएगा, है ना? फिर आएगा, लेकिन अगर कलेक्ट करें तो कितनी होगी? ये यहाँ पर मेज़रमेंट यूनिट इन्होंने दी हुई है, 50, 100, 150, 200, इस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज़ किया हुआ है ऑन योर एक्स एक्सिस। एंड ऑन द वाई एक्सिस यहाँ पर दिया हुआ है योर टेम्परेचर। -15 से शुरू होके -10, -5, 0, 5 एंड सो ऑन। तो ये दिखाता है कि मैक्सिमम जो है हमारा कहाँ पर बारिश जहाँ सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? बताइए आप। सबसे ज़्यादा बारिश होती है रेन फॉरेस्ट में। ये तो हमें बिल्कुल याद है, ठीक है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये देखिए, यहाँ पर है ना सबसे ज़्यादा, ये जो चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। तो जब सबसे ज़्यादा बारिश की बात आएगी, वो लाइन मेरी सीधी नहीं आ पाई, सॉरी। अ, ख़ैर आप समझ तो गए ही हैं कि सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होती है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो वो कौन-सा है बायोम आपका, तो आप झट से बता देंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ द एरिया, राइट। अच्छा, सबसे कम बारिश कहाँ होती है? हम अगर इंडिया की बात करें, सबसे ज़्यादा कम बारिश कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग में फट से आता है रेगिस्तान, राजस्थान। जहाँ पे रेगिस्तान है, वहाँ बहुत कम बारिश होती है और इसीलिए वहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ अडैप्टेशंस हैं। वहाँ जो एनिमल होते हैं, उनके लिए भी वहाँ के लिए स्पेशल अडैप्टेशन है, और वहाँ जो प्लांट्स हैं लाइक कैक्टस, उसके लिए भी अडैप्टेशन है। तो वहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। आप देखें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ एक ये लाइन ड्रॉ करूँ तो देखिए 50 सेंटीमीटर से भी कम वहाँ पर बारिश हो रही है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हाँ, टेम्परेचर भी इसका 25 के बीच में होता है, लेकिन बारिश बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ वेजिटेशन नहीं है। तो सबसे कम बारिश इन योर डेज़र्ट, सबसे ज़्यादा बारिश इन योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब अगर हम बात करें कौन-सा ऐसा इलाका है हमारे अर्थ पर जहाँ पर बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, बहुत ही कम। यानी कि जब बहुत ही कम, तो हमारे दिमाग में एकदम से अर्थ आती है, उसके पोलर रीजन आते हैं, आर्कटिक एंड अटलांटिक रीजन, ठीक है। तो जब बहुत ही कम टेम्परेचर है, देखिए यहाँ पर -10 टेम्परेचर है यहाँ पर इसका, और बारिश भी बहुत कम होती है क्योंकि -10 ही है यहाँ पर, ठीक है। तो प्लांट्स तो होंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, माइनस में टेम्परेचर चलेगा, बिल्कुल वाइट
पूरी धरती पूरी वाइट होती है, वहाँ जीना ही मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर हम आर्क्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा पर हम वहाँ पर टिक लगाएँगे, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, तो ये हमारे देखिए डेज़र्ट, सबसे कम बारिश, सबसे कम बारिश और माइनस में जो टेम्परेचर है, वो जा रहा है एल्पाइन और आर्कटिक टुंड्रा में। सबसे ज़्यादा बारिश हमें पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है, तो ये 3 तो हमारे को क्लियर हो गए। इसके अलावा जो ये बीच में स्ट्रक्चर आपको कोन जैसा दिखाई दे रहा है, ये कौन-सा रीज़न है? ये जो कोन जैसा दिखने वाला रीज़न है, उसका नाम ही यहाँ पर है कोनिफेरस फॉरेस्ट, तो इसको तो हम नाम से याद कर लेंगे कोनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, अब बच गए हमारे 2 ग्रासलैंड एंड टेम्परेट। ग्रासलैंड पहले जी आता है, तो ये इसके बाद आएगा और जी के बाद फिर आपका टी आएगा, जो 2 बच जाते हैं। ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग के लिए आपको कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको ट्रिक बता दी है, किस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स अगर ये ग्राफ पर क्वेश्चन आता है, आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो ऑन अवर प्लेनेट अर्थ लाइफ जो है वो केवल फेवरेबल हैबिटेट्स में नहीं है। ऐसा नहीं है कि जहाँ फेवरेबल एनवायरनमेंट है वहीं होगी। लाइफ तो आपको पता है कि लद्दाख में भी लाइफ है ना? और नीचे जहाँ बहुत ज़्यादा पानी बरसता है वहाँ पर भी लाइफ है। बहुत ज़्यादा अगर कहीं पर थर्मल स्प्रिंग्स हैं, यानी कि जिसे कहते हैं ना गर्म पानी का झरना, कभी-कभी हम लोग जाते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ या किसी भी हिल स्टेशन पे, तो वहाँ पता चलता है अरे जी वहाँ पर जाओ, वहाँ पर गर्म पानी का झरना है, वहाँ अपने पैर डालो, वहाँ पर जाके आपको सारे स्किन रोग आपके जो है स्किन डिजीज़ ठीक हो जाती हैं। तो पहाड़ों पर कैसे गर्म पानी का झरना और वो स्किन डिजीज़ कैसे ठीक हो जाती हैं भई? तो जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, लाइक हॉट वाटर स्प्रिंग हो गई, आपका पोलर रीजन्स हो गए, आपका एक्सट्रीम रेन वाले जो एरिया हैं, एक्सट्रीम डेज़र्ट है, वहाँ पर भी लाइफ़ है। और उस लाइफ को लेने के लिए वहाँ जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी इंडिविजुअल हैं, जो भी प्लांट हैं, उन्होंने अपने आप को वहाँ अडॉप्ट किया हुआ है फॉर देयर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फॉर बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों के लिए। जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं लाइक टेम्परेचर, रेन, ठीक है, सॉइल टाइप एंड योर पीएच, ये सब इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है। तो एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस जो हैं उस पर भी डिफरेंट काइंड की हैबिटेट्स डेवलप हो चुकी हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल आपका स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट बताया हुआ है, मेघालय फॉरेस्ट, मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मैक्सिमम बारिश होती है, ठीक है? डीप ओशियन जो हैं, वो भी हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ योर आपके पोलर रीजन्स भी हैं, हाई माउंटेन टॉप्स भी हैं, योर थर्मल स्प्रिंग्स हैं, ठीक है? कंपोजिट पिट्स भी है, इन सभी में लाइफ है। और वो लाइफ वहाँ के कंडीशंस के लिए अपने आप को उन्होंने जब अडॉप्ट किया है, तब वो वहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर वो अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। इवन हमारी इंटेस्टाइन, ये जो हमारी इंटेस्टाइन है, वहाँ पर भी कुछ बैक्टीरियाज़ रहते हैं। आपको पता है वहाँ पर लैक्टोबैसिलस रहता है, वहाँ ई कोलाई रहता है। वो हमारे बॉडी के अंदर ही गट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो वहाँ पर विटामिन के बना रहे होते हैं, हमारी गट के अंदर ही। तो वो वहाँ की कंडीशंस के लिए उन्होंने अपने आप को फिट कर लिया है, वो ऑप्टिमम कंडीशंस उनके लिए अब बन गई हैं, इसलिए वो वहाँ पर ग्रो कर पा रहे हैं। बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रोब्स वहाँ पर हमारी गट में ग्रो करते हैं, राइट? ओके। सो मेजर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कौन कौन से मेजर एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट इज योर टेम्परेचर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, फॉलोड बाय योर वाटर, देन लाइट, देन सॉइल। तो 4 हैं, 4 फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है आपका टेम्परेचर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉलोड बाय वाटर, देन लाइट, देन सॉइल। So we must remember that physiochemical or abiotic components alone do not characterize the habitat of an organism completely. Okay, the habitat include biotic components too. तो ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से थे हमारे? यही चारों, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, पीएच भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो इसके अलावा ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आपके पैथोजेंस हैं, आपके पैरासाइट्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पैरासाइट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीडेटर, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ये भी बायोटिक कंपोनेंट्स
डिसाइड करती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के वहाँ रहने पर या नहीं रहने पर। ठीक है? तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स भी और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी, ये दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल या उसकी जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पर रुकेगी या नहीं रुकेगी। ठीक है? ओके। So first abiotic factor is your temperature. So it is the, already I told you that it is the most important or most ecologically relevant environmental factor. ये आपको बात याद रखनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली, डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन। यस, आपको पता है कि इक्वेटर पे, ये मैं पहले भी अभी अर्थ का डायग्राम मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा डायरेक्ट सनरेज वहां पड़ती हैं तो टेम्परेचर हाई होगा। पोल्स पर डायरेक्ट नहीं पड़ रही हैं, इनडायरेक्टली पड़ रही हैं, तो वहां तो माइनस में टेम्परेचर होता है, जाती ही नहीं है, सनलाइट बहुत कम जाती है। तो ये डायरेक्टली इसकी प्रेजेंस और इसकी एब्सेंस डिसाइड करती है कि वहाँ की इकोलॉजिकल कंडीशंस होंगी कैसी, वहाँ क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होगी। और अगर हम वैसे ही बात करें, अगर हम प्लेन्स की बात करें जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ से अगर हम हिमालयन रीजन पर चले जाएं, ठीक है, तो टुवर्ड्स हिल साइड पर क्या होता है, हमें अचानक से ठंडी हवा महसूस होने लगती है और टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाता है ना। इंक्रीज मीन्स डाउन हो जाता है, मीन्स निगेटिव में जाने लगता है। मतलब 4 डिग्री, अगर यहाँ हम 25 डिग्री पर बैठे हुए हैं तो वहाँ 4 डिग्री फील होगा आपको, 1 डिग्री, कभी कभी तो रात को 0 डिग्री भी लद्दाख के टाइम पर, लद्दाख में अगर आप घूमने गए हुए हैं तो आपको 0 डिग्री भी फील होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होने लगता है अगर हम कहाँ जाते हैं, प्लेन से माउंटेन्स की तरफ जाते हैं। और अगर हम ऐसे ही इक्वेटर से अगर पोल्स की तरफ जाते हैं, वहां पर भी टेम्परेचर जो है डाउन होने लगता है। ठीक है, तो इसकी पूरी एक रेंज होती है और ये डिपेंड करता है कि कहाँ कैसा टेम्परेचर है और इस हिसाब से वहां पर कौन सा ऑर्गेनिज्म रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। ओके, इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर रीजन, ऑलरेडी ये मैंने आपको बताया कि पोलर रीजन पे सब जीरो माइनस में जाएगा, एंड हाई एल्टीट्यूड मोर देन 50, जो कि कहाँ मिलता है, डेजर्ट में। और जो डेजर्ट में क्यों, अब तो हमारे दिल्ली में भी, दिल्ली नोएडा इधर भी हमारा 45 तो बहुत कॉमन है, सब समर्स में 45 डिग्री तो आराम से पहुंचता है। इनफैक्ट कभी कभी तो 48 डिग्री भी चला जाता है टेम्परेचर, जब बहुत ही जून का महीना होता है 48 तक जाता है ना। तो ये पूरी रेंज है और वहां पर पोल्स पे कितना होता है, -2, -20 तक भी जाएगा अगर हम अटलांटिका रीजन में जाएंगे तो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा माइनस में भी जाता है, लद्दाख में आपका -2 तक चला जाता है टेम्परेचर। ओके, सो दिस इज अबाउट द रेंज ऑफ टेम्परेचर, कहाँ से कहाँ तक की रेंज होती है टेम्परेचर की, और ये ही डिसाइड करती है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सीजन वहां पर कैसा होगा। ठीक है, देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट्स सच एज थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी hydrothermal vents where average temperature exceed 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है थर्मल स्प्रिंग्स में, जहां पर मैंने अभी जस्ट जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कहीं कहीं होता है ना कि गर्म पानी का झरना है, वहां चले जाओ, आपकी स्किन डिजीज ठीक हो जाएगी। एक तो हम माउंटेन्स पे आए हुए हैं, वहां ऑल ओवर तो ठंडा है, लेकिन ये गर्म पानी का झरना कहाँ से आ गया, तो वो इसका अपना एनवायरमेंट है और वहां उसका टेम्परेचर 100 है। और वो जो स्किन डिजीज ठीक होगी वो कैसे होगी, वो ऐसी होगी कि उस गर्म पानी के झरने में भी कुछ सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया वहां प्रेजेंट होते हैं जो कि काम करते हैं स्किन पर। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है उसमें अगर आप पानी में पैर डुबा के रखोगे या हाथ डुबा के रखोगे तो आपकी स्किन, ऐसी मान्यता है कि आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो उसका एवरेज टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, सो इट इज जनरली, और इसका एक और देखिए, ये तो अभी मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में बात बताई। अगर हम बैक्टीरिया से ऊपर थोड़ा से उठें, तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो मैंगो हमारा जो बहुत प्यार से सब लोग खाते हैं, मैंगो, वो केवल इंडिया या गर्म जो एनवायरनमेंट वाले जो प्रदेश हैं, जो जगह हैं, वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसको अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। अगर हम इसी मैंगो की बात करें कि मैंगो अगर हम सोचें कि क्या कनाडा में और जर्मनी में प्रोड्यूस होता है, नहीं होता, वहाँ पर इंडिया से ही एक्सपोर्ट होता है ये, क्योंकि इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो वहाँ पर है ही नहीं, वहाँ पर सनलाइट उतनी पहुँचती ही नहीं है कि ये मैंगो वहाँ पर ग्रो हो पाए। ठीक है, तो
मैंगो डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी। लेकिन यस, जर्मनी में आपको एप्पल मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एप्पल मिलेंगे, क्योंकि एप्पल के लिए कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए। तो वहाँ से आपको एप्पल मिलेंगे, वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, और हम यहाँ से मैंगो वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि जो मैंगो है वो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए वो इस ट्रॉपिकल रीजन में अवेलेबल है, दैट इज नॉट अवेलेबल इन टेम्परेट रीजन, राइट। सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल इज योर स्नो लेपर्ड। ये कहाँ पाया जाता है? स्नो, इसमें टर्म में स्नो आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये स्नो में पाया जाता है। ये जो लेपर्ड है ये नॉर्मल जंगलों में नहीं मिलेगा, ये स्नो वाले जंगलों में मिलेगा जो हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं। इट इज़ नॉट, अगर आप चाहें कि आपको केरला की फॉरेस्ट में मिल जाए तो केरला की फॉरेस्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग है ही नहीं, वो उसके लिए अडप्टेड ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ट्यूना फिश अनदर एग्जाम्पल, ये आपको ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड में ही मिलेगी, गर्म एनवायरनमेंट में मिलेगी, ये ठंडे में जीवित नहीं रह पाएगी। अब फिशेज़ भी 2 तरीके की हैं, आपको पता है फिशेज़, एक मराइन फिश होती है, एक आपको फ्रेश वाटर फिश होती है। वो भी अगर हम एक्सचेंज कर दें, मराइन फिश को ले आएँ हम अपने एक्वेरियम में डाल दें, फ्रेश वाटर में, तो वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करती है। ठीक है? वो तो ख़ैर वाटर के कॉन्टेक्स्ट में बात हो गई, लेकिन हम यहाँ पर टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। मैं आपको जनरली ये चीज़ बता रही थी कि अडैप्टेशन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके एबायोटिक फैक्टर्स के हिसाब से अडैप्टेशन होती है। यहाँ आपने 3 एग्ज़ाम्पल देखे, फर्स्ट इज़ योर मैंगो ट्री, अनदर इज़ योर स्नो लेपर्ड एंड थर्ड वन इज़ ट्यूना फिश। इन तीनों को अपने-अपने एनवायरनमेंट की अडैप्टेशन है। ठीक है? ओके। So, temperature, yes, it also affect the kinetics of enzymes. एंजाइम की काइनेटिक्स को बहुत अफेक्ट करता है ये। एंजाइम्स क्या हैं? यू नो एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं और वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही काम करते हैं। अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा? जो हमारा एंजाइम है वो डीनेचर हो जाएगा। और अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर दें तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इट व्हाट डज़ इट मीन? इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। और अगर हमारे एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारी जो जितनी में मेटाबॉलिज्म है, किसी भी सेल के अंदर, ठीक है, वो एंजाइम्स के थ्रू ही हो रही है। मेटाबॉलिज्म रुक जाएगी तो फिर फंक्शनैलिटी रुक जाएगी। है ना? तो ये तो फिर हमारे किसी भी इंडिविजुअल पे, किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़्म की बात करें, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़्म की बात करें, उन सभी की एक्टिविटीज़ वहाँ पर रुक जाएँगी। सो टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एंड थ्रू इट द बेसल मेटाबॉलिज्म एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज़्म। ठीक है? तो ये मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम को भी करता है और अल्टीमेटली फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी अफेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिज़्म की। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम 2 कैटेगरी में इंडिविजुअल्स को लेकर आ सकते हैं। एक है यूरीथर्मल एंड अदर वन स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल कौन-कौन से ऑर्गेनिज़्म हैं? जो एक पूरी रेंज में अपने आप को फिट कर सकते हैं, पूरी एक रेंज में टॉलरेट कर सकते हैं। एक पूरी रेंज है कि अगर लाइक कोई इंडिविजुअल ऐसा है कि जो, जैसे हमारे आर्मी के लोग होते हैं, कभी उनकी पोस्टिंग लद्दाख पर हो जाती है, तो कभी केरला की साइड भी होती है, कभी राजस्थान में होती है, तो कभी मणिपुर की साइड। वो हर एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है? तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिज़्म हैं, ऐसी कुछ ऑर्गेनिज़्म भी होते हैं जो एक पर्टिकुलर रेंज में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं और वो वहाँ पर जीवित रह सकते हैं। उस तरीके के इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनिज़्म को रखते हैं यूरीथर्मल कैटेगरी में। सो अ फ्यू ऑर्गेनिज़्म कैन टॉलरेट in a wide range of temperature known as eurythermal, while stenothermal जो कि these are very very restricted to a narrow range of temperature. ओके, ये ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन एडप्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन होगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इस तरीके के जितने भी लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स, लोअर एनिमल्स, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जबकि ये जो यूरीथर्मल है इसमें सारे की वार्म ब्लडेड एनिमल्स जितने भी हैं वो यूरीथर्मल एनिमल वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। So the level of thermal tolerance of different species determine to a large extent of their geographical distribution. Geographical distribution
किसका कहाँ होगा, कौन-सा एनिमल कहाँ पाया जाएगा, कहाँ नहीं पाया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी की थर्मल टॉलरेंस कितनी है। बॉडी की थर्मल टॉलरेंस कितनी है। जैसे कि आपको पता होगा एक पेट की ब्रीड है साइबेरियन हस्की, तो वो साइबेरियन रीजन में पाई जाती है और वहाँ पर बहुत अच्छे से रहती है। अगर हम उसको किसी वार्म प्लेस पर लाइक अगर हम इंडिया की बात करें राजस्थान में ले जाके पालेंगे तो वो उतनी एफिशिएंसी से नहीं अपना रहेगा, ठीक है रहेगा, लेकिन वो जो उसकी एफिशिएंसी उस रीजन में है, जो उसके लिए पूरा जो एनवायरनमेंट है जिसके लिए वो अडॉप्टेड है, वहाँ पर जो उसका काम करने का तरीका होगा, वो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है? तो दिस इज़ वन एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर का इतना फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं कुछ स्पीशीज़ तो वो उस ज्योग्राफिकल एरिया में रह पाएँगे और लॉन्ग टर्म तक रह पाएँगे और अगर नहीं कर पाएँगे तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होते जाते हैं। ओके? यस। सो नेक्स्ट योर एबायोटिक फैक्टर इज़ योर वाटर। First and the most important is your temperature. The next one is water. Water is the most important factor that influence the life. आपको पता है लाइफ शुरू ही वाटर से हुई थी। हम जितने भी सैटेलाइट भेजते हैं स्पेस में, नासा भेजता है, इंडिया का इसरो भेजता है, वो ये क्या खोज कर रहे होते हैं, वो यही देख रहे होते हैं कि वहाँ पानी है या नहीं। व्हाट डज इट मीन, अगर पानी होगा तो वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लाइफ विदाउट वाटर इज नॉट पॉसिबल कहीं भी। तो वहां पर हमेशा ये देखा जाता है कि क्या कोई ऐसा कुछ क्लू मिला कि वहां पर पानी है ना। हमारे मून पर भी यही देखा जाता है, मंगलयान जो गया था वहां पर भी यही। तो ये मेन उनका एक ऑब्जेक्टिव में होता है कि वाटर प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर अगर प्रेजेंट है तो हम लाइफ की कल्पना कर सकते हैं किसी और जगह पर भी। So, water is the most important factor that influence the life of organism. In fact, life on earth originate in water and substantially without water. पहले लाइफ अर्थ पर भी वाटर की प्रेजेंस में ही शुरू हुई थी। ठीक है, इट इज तो जो इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट दैट ओनली स्पेशल अडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल टू लिव देयर। अगर अब हम डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट में तो वाटर है नहीं या फिर बहुत कम है, लेकिन वहां पर भी कुछ ऑर्गेनिज्म तो रहते हैं, कुछ प्लांट्स हैं वो भी वहां पर ग्रो करते हैं और कुछ एनिमल्स भी वहां रहते हैं। तो वो उन्होंने उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए, लेस वाटर कंडीशंस में रहने के लिए अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है। सालों से उन्होंने अपने आप को इस तरीके से अडॉप्ट किया हुआ है कि वो वहां पर रह पा रहे हैं। जैसे कैक्टस है, कैक्टस ने अपनी लीव्स को किस में कन्वर्ट किया? कैक्टस ने अपनी लीव्स को कन्वर्ट किया थ्रोन में, ताकि हमारा जो ट्रांसपिरेशन है वो रुक जाए, वाटर लॉस कम से कम हो। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में वहाँ कैमल, कैमल ने अपने अंदर क्या अडॉप्टेशन किया, कैमल कैमल ने अडॉप्टेशन किया, जो ऊँट है उसने ये अडॉप्टेशन किया। बाकी बाकी फैक्टर्स के लिए भी अडॉप्टेशन करे, लेकिन मैं इस टाइम वाटर के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रही हूँ कि वो वाटर को बहुत देर तक होल्ड कर सकता है। जो यूरिनेट करेगा और जो डेफिकेशन करेगा उसमें बहुत मिनिमम अमाउंट में वाटर होगा। बहुत दिनों बहुत देर में एक तो यूरिनेट करेगा और जो पॉटी करेगा मीन्स जो डेफिकेट करेगा वहाँ उसमें वाटर लॉस वो मिनिमम करेगा। ठीक है? एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी होती है। तो उसने ये अपने अडॉप्टेशन किया वहाँ पर उस पर्टिकुलर कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, सो द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज ऑल्सो हैविली डिपेंड्स अपॉन द वाटर। कितनी प्रोडक्टिविटी होगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये भी डिपेंड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी पर। यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशियन, लेक एंड रिवर शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो पानी में ही प्रेजेंट है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं होगी। बट ऐसा नहीं है, उनको भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। वो क्या होती हैं? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो किस वाटर कंडीशन में रह रहे हैं? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था एक्वेरियम का एग्जांपल कि हम अगर मराइन फिश को अपने एक्वेरियम में डाल दें, फ्रेश वाटर एक्वेरियम में, तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उस मराइन फिश को जो अडैप्टेशन है वो हाई सॉल्टी वाटर में रहने की अडैप्टेशन है। सॉल्टी सी में, मरीन में क्या होता है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वहाँ उनको हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में रहने की अडेप्टेशन है, जबकि फ्रेश वाटर में तो उतना होता नहीं है।
ठीक है? तो वो वहाँ जाके मर जाएगी और अगर हम फ्रेश वाटर फिश को मरीन वाटर में डाल देंगे तो वो वहाँ जाके मर जाएगी क्योंकि एडाप्टेशन नहीं है। ठीक है? सो फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी ऑफ वाटर वाटर की क्वालिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यानी कि उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका पीएच क्या है, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर की फॉर्म में काम करता है। द सॉल्ट कॉन्संट्रेशन जो मैंने अभी आपको बताया, जिसे वी कैन ऑल्सो कॉल द सलाइनिटी, सॉल्ट कॉन्संट्रेशन इफ इट इज लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर, यानी कि जो पीने का पानी है वो उसमें केवल 5% या 5 आउट ऑफ 1000 पार्ट पर मिलियन है, 5 पार्ट है आउट ऑफ 1000। तो पीने के पानी में इतना कम सॉल्ट है तो वो हम पी पा रहे हैं। क्या हम समुद्र का पानी पी पाते हैं? हम भी तो नहीं पी पाते। अगर हम पिएँगे तो क्या होगा? हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर में गड़बड़ हो जाएगी और हम भी, हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो भी रप्चर करने लगेंगी। लेकिन वहाँ उस मरीन एनवायरनमेंट में जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो उस पर्टिकुलर सॉल्ट कंसंट्रेशन को अडॉप्ट कर चुके हैं और वो वहाँ पर रह पा रहे हैं। ठीक है? सो इनलैंड में क्या कंसंट्रेशन होती है? लेस देन 5 ऑफ योर सॉल्ट एंड 30 टू 35 पर 5 in the sea and more than 100 in some hypersaline lagoons. कुछ hypersaline lagoons भी होते हैं जहाँ पर more than 100 पार्ट्स पर 1000 सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है। जैसे कि सॉल्ट के साइड वहीं जितने भी मरीन एरियाज हैं, हमारे इंडिया के साइड पर जितने भी मरीन एरियाज हैं वहाँ पर एक प्लांट होता है सेलिकॉर्निया ब्रैकिएटा। ठीक है? उसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। वो उसकी अंदर अडैप्टेशन ही ये है कि वो सॉल्ट को एक्युमुलेट करता है। मीन्स वहाँ तो ये अभी साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम इससे NaCl निकाल सकते हैं? ठीक है? इतना ज़्यादा अडैप्टेशन उसके अंदर होती है और वो वहाँ पर इतनी हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में सर्वाइव कर सकता है। ठीक है? सो सम ऑर्गेनिज़्म आर टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। जब वो वाइड रेंज की सैलिनिटी को कुछ ऑर्गेनिज़्म टॉलरेट कर पाएँ, दैट टाइम वी कैन कॉल इट यूरिहालाइन, but others are restricted to a narrow range of salinity, that time we can call it स्टेनोहालाइन। ठीक है? तो जो वाइड रेंज को करेगा उसे हम बोलेंगे यूरिहालाइन और जो नैरो रेंज को अडॉप्ट कर पा रहा है, वैसे ही जैसे कि हमने यहाँ पर इससे पहले टेम्परेचर का देखा था। यहाँ स्टेनोथर्मल था, यूरीथर्मल था, यहाँ पर है यूरिहालाइन एंड स्टेनोहालाइन। Many freshwater animal can't live for long time in sea water and vice versa. क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि लाइक ये आपकी सेल है और इस सेल के अंदर आप ये एक्सपेरिमेंट आप कर भी चुके हैं अपने 10th में, आई थिंक। अगर यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो, अ, अगर यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, और यहाँ वाटर है, यहाँ सॉल्यूशन है यहाँ, यानी कि यहाँ पर शुगर भी है और वाटर भी है, तो क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये जाएगा। ठीक है? और अगर उल्टा होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होगा, या तो वो बर्स्ट कर जाएगी या फिर श्रिंक कर जाएगी। राइट? ओके। सो द नेक्स्ट फैक्टर वी विल डिस्कस ओवर हियर इज द लाइट। दो फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट इज योर लाइट, फर्स्ट इज योर टेम्परेचर, देन वाटर, देन अब हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट। सो सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy, which can quickly understand the importance of light for living organisms, particularly autotrophs. Autotrophs कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद बना पाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, मीन्स प्लांट्स। इस कैटेगरी में आ जाएंगे हमारे प्लांट्स। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उसके बाद अपना फूड खुद बनाते हैं, तो दे आर डिपेंडेंट अपॉन लाइट। ओके, मैनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स लाइक हर्ब एंड shrub growing in forest are adapted to photosynthesis optimally under very low light conditions. Why in very low light conditions? Because they are constantly overshadowed by tall canopied plant. Canopied plant क्या होते हैं? लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम। लाइक ये अगर आपका एक ट्री है और ये एक दूसरा ट्री है,
तो इनकी शेड में ये जो नीचे थोड़े हर्ब और श्रब ग्रो कर रहे हैं, इनको डायरेक्ट सनलाइट तो मिल नहीं रही है। यहाँ ये रहा सन, इनको तो वो सनलाइट मिल रही है जो इन दोनों के बीच में जो लीव्स हैं उनसे फिल्टर होके नीचे आ रही है, केवल वही सनलाइट मिल रही है, राइट? तो ये जो हर्ब एंड श्रब हैं, ये उस पर्टिकुलरली ओवरशेडेड जो लाइट सनलाइट है उसमें ग्रो करने के लिए अडॉप्ट हो जाते हैं, ठीक है? सनलाइट तो इनको भी मिल रही है मगर उतनी नहीं मिल रही है जितनी, तो ये जो बन रहा है एक दूसरे के ऊपर इस तरीके का स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज कैनोपी, ओके? So they are adapted themselves for very low light conditions because they are constantly overshaded by tall canopied trees. Many plants are also depends upon the sunlight to meet their photosynthetic requirement for flowering. अगर किसी भी प्लांट को, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, रोज प्लांट ऐसा है, आपका हिबिस्कस ऐसा है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो जिनकी फ्लावरिंग इस बात पे डिपेंड करती है कि हमें कितनी देर सनलाइट मिल रही है। आप गार्डनर के पास जाइए, वो बताएगा नर्सरी में, आप कहेंगे कि मैंने प्लांट अपना गमला रखा हुआ है, इसमें फ्लावरिंग ही नहीं होती है रोज को, तो कहेगा आप कितनी देर धूप में रखते हो या किधर रखा हुआ है वो, इसको मिनिमम 8 आवर की सनलाइट चाहिए। तो व्हाट डज इट मीन कि फोटो पीरियड है वो रेगुलेट कर रहा है उसके फ्लावरिंग साइकिल को। अगर वो लगातार धूप में मिनिमम 8 आवर्स उसको सनलाइट नहीं मिल रही है तो उसकी फ्लावरिंग होगी नहीं। तो व्हाट डज इट मीन, इट दीज प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। कुछ प्लांट्स हैं जो रात में फ्लावर्स जिनके होते हैं और वो होते हैं वाइट, तो उनकी अपनी फोटो पीरियड है कि उनको सनलाइट चाहिए ही नहीं, वो मून की लाइट में खुश हैं, है ना? तो फ्लावरिंग कब होगी, कितनी होगी, होगी या नहीं, बहुत सारे प्लांट्स में ये डिपेंड करता है सनलाइट पर, सनलाइट की इंटेंसिटी पर एंड सनलाइट की टाइम ड्यूरेशन पर, कितनी देर उसे सनलाइट मिल रही है, राइट? फॉर मैनी एनिमल्स टू, यहाँ अब एनिमल्स की बात हो रही है लास्ट पॉइंट में, लाइट इज इंपॉर्टेंट इन दैट दे यूज द urinal and seasonal variation in light intensity and duration means photo period, कि उनका रिप्रोडक्शन कैसा होगा, उनकी एजिंग कैसी होगी, उनकी माइग्रेटरी एक्टिविटीज कैसी होंगी। डायूर्नल मीन्स 24 घंटे में, 12-12 घंटे में जो हमारा साइकिल जो हमारी चलती है उसको बोलते हैं, ठीक है? और अगर कई एनिमल्स में भी जो ब्रीडिंग होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है, फोटो पीरियड उस पर डिपेंड करती है कि साइकिल कितने दिन की है, वो उस पर डिपेंड करती है लाइट की इंटेंसिटी पर। सीजनल होती है मीन्स उनके अंदर ब्रीडिंग, वो सीजनल इसी लाइट से ही डिपेंडेंट होती है। कुछ ऐसे रिप्रोडक्शंस होते हैं, रिप्रोडक्शन भी से इस पर डिपेंड करता है कि रिप्रोड्यूसिबल उनका एक टाइम फ्रेम होता है, उसी टाइम पर वो रिप्रोड्यूस करते हैं। वो भी सीजनल वेरिएशन पर डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये सारा का सारा इस पर डिपेंड करता है कि लाइट आपको कितनी देर के लिए मिल रही है और किस इंटेंसिटी की मिल रही है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये एनिमल्स भी लाइट की इंटेंसिटी पर, लाइट के ड्यूरेशन पर डिपेंडेंट रहते हैं। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद द टेम्परेचर। यस, क्योंकि लाइट और टेम्परेचर का सोर्स तो एक ही है, ये तो हमें पता ही है ना, एक ही सोर्स है, दैट इज सन, है ना? सिंस द सन इज द सोर्स फॉर बोथ, बट the deep in the ocean the environment in is particularly dark and its inhabited are not aware the existence of the sun। ठीक है, क्योंकि आप जितना नीचे जाओगे, अगर आपने कभी डाइविंग की होगी, डाइविंग लोग करते हैं सी में जाके, तो नीचे जाएंगे उतना जाके एक पर्टिकुलर डेप्थ तक तो आपको सनलाइट दिखती है, और बहुत ज़्यादा आप नीचे जाके देखते हैं तो वहाँ पर डार्क होता है। तो जब डार्क होता है क्योंकि सनलाइट वहाँ तक पेनिट्रेट कर ही नहीं पा रही है, ठीक है? मैक्सिमम जो सनलाइट पेनिट्रेट करती है, जो विव ग्योर में जो कलर है वो दैट इज ब्लू, ब्लू वहाँ तक जा पाता है, रेड तो बिल्कुल नहीं जा पाता, ठीक है? वो विव क्योर के जो सातों कलर हैं वो मिलके व्हाइट लाइट बनाते हैं, ये तो हमको क्लियर है। तो उसकी जो ब्लू कलर वाली वेवलेंथ है, वो उसमें वो हाई एनर्जी वाली वेवलेंथ है, इसलिए वो नीचे तक जा पाती है। लेकिन एक स्टेज पर आकर वो भी नहीं है, तो वहाँ पर बिल्कुल डार्क होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स एंड कोरल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो डार्क कलर के ही होते हैं,
उनकी एडाप्टेशन वहाँ पर बन गई है, वो रॉक कलर के होंगे आप देखेंगे तो, अगर आपने कभी डिस्कवरी चैनल में देखा होगा तो। उनकी एडाप्टेशन वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए होती है, वो डिपेंडेंट नहीं है इस पर एनर्जी पर, या जितनी आ रही है उसके लिए, जितनी कम से कम आ रही है उसके लिए उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है। Okay, so the UV component of the spectrum is harmful. Yes, it is harmful to many organisms. बहुत सारे organism के लिए जो UV लाइट है वो harmful होती है. While not all the color component of visible spectrum are available for marine plants living at different depth of ocean. लिविंग बहुत सारे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि विजिबल लाइट की जो सारी लाइट हैं जो हमारी क्या कहते हैं 400 टू 700 की जो रेंज की हैं वेव की, और उसमें सारी लाइट्स वहाँ तक नहीं जा पाती, केवल ब्लू लाइट वहाँ पर तक जा पाती है, तो वो उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट फैक्टर इज योर सॉइल। 4 फैक्टर्स हमने डिस्कस करने थे। पहला इज योर टेम्परेचर, देन वाटर, देन लाइट, एंड द लास्ट वन इज योर सॉइल। द नेचर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज डिफरेंट, प्लेस इज वेरी। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की सॉइल मिलती है। इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट कंडीशंस। ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अगर हम ज़्यादा गर्मी वाले इलाके में जा रहे हैं जहाँ पे पानी बरसता ही नहीं है, तो वहाँ पर कैसा होगा, वहाँ का जो वो है जो सॉइल है वो बिल्कुल ड्राई होगी, सैंड टाइप की होगी। ठीक है, जहाँ पानी ज़्यादा है तो वो क्ले टाइप की होगी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसी किसी की बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पुणे की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पर जो है आप सॉइल देखेंगे तो वो रेड कलर की होती है। कि आप एमपी की तरफ जाएंगे, वहाँ की जो सॉइल है वो दैट इज़ ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि वो किस तरीके के एनवायरनमेंट की सॉइल है और वो बनी कैसे है। ठीक है, क्या वो रॉक के ऊपर सबसे जो पहले लाइकेन था उसने छोटे-छोटे पार्ट्स को तोड़ा, फिर ब्रायोफाइट्स आए, फिर उन्होंने उसको वाटर होल्ड करने की किया कैपेसिटी। और अगर बारिश हो गई, है ना, रेन होती है तो क्या होता है, जब रेन होती है तो ऊपर वाली सरफेस वाटर के साथ बह के साथ में जाती है, और फिर वो अल्टीमेटली जो रेन का वाटर है वो किस में जाके मिलेगा, रिवर में जाके मिलेगा। तो रिवर साइड पर सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। रिवर साइड पर सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल क्यों मानी जाती है, क्योंकि वो बारिश के साथ जितने भी उस पर्टिकुलर रीजन में बारिश हुई थी, सारी ऊपर की लेयर को वो लेकर आ रहा है और वहां जाके उसने इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि वो किस क्लाइमेट कंडीशन की है और वो बनी कैसी है, उसका वेदरिंग प्रोसेस क्या था। वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड, क्या वो बारिश के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुई है और वहीं की वहीं कोई रॉक टूट गई टाइम के साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम वहीं की वहीं टूट गई और उसके सेडिमेंट्स बने और वहीं की वहीं वो स्टोर हो गई। तो इट डिपेंड्स। वेरियस करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, किस किस से मिलके बने हुए हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके ग्रेन का साइज क्या है, यानी सॉइल का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसका साइज क्या है और कैसा है, और इसका एग्रीगेशन कैपेसिटी क्या है, इस पर डिपेंड करता है। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन से करेक्टरिस्टिक हुए, सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये बताएगा कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है। Okay, so these characteristics along with the parameters such as pH, mineral composition and the topography determine to the large extent the vegetation of that area. जिस पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पर जैसी सॉइल होगी वैसा ही वहाँ का प्लांट होगा, और जैसा प्लांट होगा वैसा ही वहाँ पर एनिमल होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग बताइए। देखिए, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में अ, अगर जैसे मैं आपसे बात करूं कि साउथ की बात करते हैं, चलो इंडिया की बात करते हैं, साउथ में किस तरीके का है, बारिश ज़्यादा होती है। बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ क्या प्रोडक्शन ज़्यादा है, वहाँ राइस प्रोडक्शन ज़्यादा है। राइस क्यों है, क्योंकि राइस को क्या चाहिए, वाटर ज़्यादा चाहिए। तो वहाँ पर क्योंकि वहाँ की सॉइल की कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसलिए वहाँ पर वो लोग राइस को ग्रो भी कर पा रहे हैं। वहाँ पर कोकोनट बहुत होता है क्योंकि वो होल्ड कर पा रहा है ना? तो जब वहाँ, और इसी बात पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर एनिमल्स कौन से होंगे। वहाँ एनिमल्स कैसे होंगे, प्राइमरी कंज़्यूमर कौन होगा, सेकेंडरी कंज़्यूमर कौन होगा, टर्शियरी कंज़्यूमर कौन होगा। अगर हम किसी ऐसे एरिया की बात करें जहाँ पर लाइक व्हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो उसको वाटर ज़्यादा नहीं चाहिए, तो व्हीट कौन-सी चीज़ें खाती हैं?
कौन से प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर उस प्राइमरी को खाएगा। लाइक इकोसिस्टम में हम ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मगर यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो सॉइल की टोपोग्राफी है वो ये डिटरमाइन करेगी कि वहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा और अल्टीमेटली वहाँ का इकोसिस्टम कैसा होगा। क्योंकि जिस तरीके का प्लांट या हर्ब या एनी टाइप ऑफ आपकी वेजिटेशन वहाँ पर होगी, उसी तरीके का वहाँ प्राइमरी कंज्यूमर देन सेकेंडरी कंज्यूमर होने वाला है। सो दिस इन टर्न डिक्टेट्स दैट द टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन बी सपोर्टेड, जैसा वेजिटेशन होगा वैसा ही वहां पर एनिमल्स होंगे। सिमिलरली इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेनेथिक एनिमल दैट कैन थ्राइव देयर। ऐसे ही एक्वेटिक एनवायरमेंट में सेम तरीके से होता है कि जिस तरीके का एनवायरमेंट होगा उसे खाने वाले जो लोग होंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, दे ऑल डिपेंड्स अपॉन द सॉइल टाइप। सो दिस इज ऑल अबाउट द 4 फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए इस चैप्टर से। आई होप आपको सारे के सारे फैक्टर्स और उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब समझ में आ गए हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी, राइट इट इन कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। थैंक यू।